गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। चलो हम आज शुरू करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग। भोजन के लिए मनुष्य पौधों पर पूरी तरह से निर्भर है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त होती है। दुनिया में तेजी से बढ़ती आबादी के साथ खाद्य आपूर्ति पहले से ही अपर्याप्त है और बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि खेती के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि करना, बेहतर कृषि पद्धतियों का अपनाना, सिंचाई की सुविधा, उर्वरकों का प्रयोग शामिल है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत प्रभावी फसल चक्रण, बेहतर जुताई के तरीके, रोग व कीट नियंत्रण और पौधों की उन्नत किस्मों का प्रयोग शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग अर्थात पादप प्रजनन पौधों की आनुवंशिकता को बदलने और सुधारने की कला और विज्ञान है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने अधिक पौधों की खेती करना सीखा और अगले साल बुवाई के लिए स्वस्थ पौधों से बीजों का चयन किया। उनके चयन का तरीका वंशानुक्रम के नियमों के समझ के बिना ही डिज़ाइन किया गया था। तब तक प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी हद तक एक कला ही थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा आनुवंशिकी के प्रयोग नहीं किए हुए थे। यह चयन पौधों के प्रजनन की सबसे प्रारंभिक विधि है और आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। जैसे जैसे पौधों के बारे में ज्ञान होता जा रहा है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, वह पौधों में कई तरह के प्रयोग करता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि अब ज़्यादा नॉलेज जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे पादप में नर व मादा भाग कौन से हैं, आनुवंशिकों के नियमों के बारे में वह ज़्यादा जानता जा रहा है। तो जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्लांट ब्रीडिंग के जो तरीके हैं उनमें विकास होता जा रहा है। वास्तव में प्लांट ब्रीडिंग के जो तरीके हैं विशेष रूप से आनुवंशिकी और साइटोजेनेटिक्स के नियमों पर ही आधारित हैं। नाउ जो मॉडर्न हम ब्रीडिंग की बात करें, मोर साइंस देन आर्ट। अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो जो मॉडर्न ब्रीडिंग है वह मोर साइंस देन आर्ट। अब कला नहीं है, उसके अंदर विज्ञान शामिल है। तो आधुनिक पादप प्रजनन को आनुवंशिक सिद्धांतों की गहन समझ और उपयोग पर आधारित विज्ञान माना गया है। डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में हम यही कहेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वह विज्ञान है जो आनुवंशिकी के जो सिद्धांत हैं, जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है और जिसका मुख्य उद्देश्य ही फसल पादपों के सुधार शामिल है। प्लांट ब्रीडिंग वह विज्ञान है जो जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के नियमों पर आधारित है और जिसका मुख्य उद्देश्य फसल पादपों के आनुवंशिक सुधार करना है। उच्च किस्मों का विकास प्लांट ब्रीडिंग द्वारा किया गया है। प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य जैसे रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना, ड्राउट रेजिस्टेंस या फ्रोस्ट टॉलरेंस जैसे गुणों का विकास फसली पादपों में करना है। प्लांट ब्रीडिंग का जो उद्देश्य है वह है सुपीरियर वैरायटीज को डेवलप करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वह साइंस भी है और आर्ट, एक तरह की कला भी है, विज्ञान भी है, जो विभिन्न तरह से क्रॉप इम्प्रूवमेंट से संबंधित है, ताकि हम जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें। फ्रैंकल के अनुसार प्लांट ब्रीडिंग पर्यावरण के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तकनीकी पहलुओं के लिए पौधों द्वारा किया गया आनुवांशिक समायोजन है। प्लांट ब्रीडिंग को क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। और
और हम कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग को हम क्या कह सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। पौधों की आनुवंशिकता को बदलने और सुधारने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडर कहते हैं। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। दुनिया की अगर हम देखें तो 50% से भी अधिक आपूर्ति जो होती है वह मुख्य रूप से 7 सीरियल ग्रेन्स के द्वारा होती है, जिसमें से 40% अकेले राइस और वीट के द्वारा होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राइस 21.2%, वीट 19.6% जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा बार्ले है, मिलेट सोरगम है, कॉर्न है 5.4%। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से जो फूड की सप्लाई होती है वो सीरियल ग्रेन्स पर ही आधारित है, यानी अनाज पर आधारित है। हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वह लगातार बढ़ती जा रही है, फूड सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। अगर हम भारत में देखें तो जो 10th प्लान के अंतर्गत 230 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। 10th प्लान अर्थात 2006-2007 से जो स्टार्ट होता है, और 2001 और 2002 अर्थात 9th प्लान के अंतर्गत जो प्रोडक्शन था वह था 212.9 मिलियन टन। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 9th प्लान के बाद धीरे धीरे जिस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस अकॉर्डिंग हमारा खाद्यान्न आपूर्ति नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार देखते हैं कि हायर यील्ड्स ऑफ food plants contribute to a more abundant food supply, a more profitable agriculture and a lower cost of food product for the consumer. So हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का वह है हम नई वैराइटीज़ जो हैं उनको हम लाएं, और जिसके अंतर्गत जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए वह कैरेक्टर्स उनके अंदर होने चाहिए। नाउ कुछ हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले है उच्च पैदावार, हाई यील्ड होनी चाहिए। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह उपज में सुधार करना है। मुख्य रूप से हमारा क्या है, उपज में सुधार करना है। इसके अलावा ग्रेन यील्ड, फोडर, फाइबर, ट्यूबर केन, ऑयल यील्डिंग प्लांट, इन सब में वृद्धि करना है। सेकंड है हमारा बेहतर गुणवत्ता हो, बेटर क्वालिटी हमारी होनी चाहिए। क्वालिटी का क्या अर्थ है, अलग अलग फसलों के लिए क्वालिटी का अर्थ अलग अलग आएगा। जैसे अगर हम चावल की बात करें तो कुकिंग क्वालिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। वीट की बात करें तो उसका जो ग्रेन का साइज़ है, कलर है, मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी है वीट की, वो होनी चाहिए उसमें। बार्ले के अंदर हम बात करें तो माल्टिंग क्वालिटी उसकी हाई होनी चाहिए। कॉटन में हम बात करें तो उसका फाइबर स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर फाइन फाइबर होना चाहिए। पल्सेस और सीरियल्स की बात करें तो उसमें मोर प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। ऐसे ही लाइसिन कंटेंट इन सीरियल्स। इसके अलावा न्यूट्रिटिव एंड कीपिंग क्वालिटीज़ इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, अर्थात उनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और उनको लंबे समय तक वह ताज़ा रह सकें। तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। ये डिफ़र करती है क्रॉप टू क्रॉप। इसके अलावा ऑयल कंटेंट इन ऑयल सीड्स, हायर शुगर कंटेंट्स इन शुगर केन एंड शुगर बीट्स। नाउ नेक्स्ट है अपीलिंग फ्लेवर इन एप्पल्स। तो एप्पल में फ्लेवर जो होता है तो वो बना रहे जैसा होता है। इस प्रकार से डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो हमारी फसल है वह विभिन्न तरह की डिजीज़ और इंसेक्ट्स के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए। तो ऐसी वैरायटीज़ हमारी होनी चाहिए ताकि जो लॉस होता है इंसेक्ट अटैक के द्वारा या कई तरह के पेस्ट के द्वारा, जो फसल हमारी का जो फसल पैदावार है हमारी कम हो जाती है, तो लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ऐसी रेजिस्टेंस वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है एबायोटिक रेजिस्टेंस, अर्थात जो विभिन्न तरीके से ड्राउट है, सॉइल सैलिनिटी है, कोल्ड एंड फ्रोस्ट, वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस तरह की अबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी क्रॉप होनी चाहिए।
जो कई तरह के एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मल इंसेंसिटिविटी, अर्थात हमारी जो फसल है वह कई तरह के एनवायरनमेंट में पैदावार की जा सके। जैसे राइस को अब कल्टीवेट किया जा रहा है पंजाब में, उसी प्रकार से जो वीट है उसका कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। अगला है अर्ली मैच्योरिटीज़। हम ये देखते हैं कि अगर फसल हमारी जल्दी पककर तैयार हो जाएगी तो मैनेजमेंट पीरियड जो है वह कम हो जाएगा, और जो हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं वह भी हमें कम करना पड़ेगा, और ओवरऑल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वह भी कम हो जाएगा। जो कॉस्ट लागत लगती है ना वो कम हो जाएगी। अगला है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, अर्थात जो फसल होती है वो एक साथ पककर तैयार हो जाएगी तो फ़ायदा होगा। जैसे अगर मूंग की फसल की बात करें, विग्ना रेडिएटा, तो अगर एक साथ क्रॉप तैयार होगी तो अच्छा रहेगा, ताकि सेवरल पिकिंग्स आर नेसेसरी, ताकि एक साथ उनकी पिकिंग हो सके। नॉन शैटरिंग कैरेक्टर्स, अर्थात जो फसल होती हैं, पोड्स जो होती हैं, अगर वह फट जाएंगी तो बिखर जाएंगी तो हमें जो हमारी फसल के जो यील्ड होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसी हमारे पास जैसे मूंग की हम बात करें तो उसकी पोड नहीं फटनी चाहिए। तो नॉन शैटरिंग अगर कैरेक्टर्स उस पोड में होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से शैटरिंग रेजिस्टेंस क्रॉप हमारे पास होनी चाहिए। नॉन शेडिंग कैरेक्टर्स, जैसे कपास की यहाँ बात हो रही है, कॉटन की बात हो रही है, तो जो कॉटन बॉल्स हैं अगर वो बस्ट हो जाएंगी तो हमारी जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो कपास के अंदर यानी कॉटन के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, नॉन शेडिंग कैरेक्टर्स हमारा उसमें होना चाहिए। अगला है डोरमेंसी। कुछ फसल जैसे ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, बार्ले है, पी है, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो वह क्या होता है, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसी फसल चाहिए कि जो जिसके जो सीड्स हैं वह अंकुरित नहीं हो पाए, अर्थात उसमें डोरमेंसी रहे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दिए हैं, जैसे ब्लैक ग्राम का है, ग्रीन ग्राम का, मूंग का, बार्ले या पी सीड्स का हमने दिया है, तो उनके लिए हमें डोरमेंसी चाहिए। ये हर फसल के लिए नहीं हमें डोरमेंसी चाहिए, कुछ फसलों के लिए हमें अलग तरह के केस होते हैं कुछ फसलों के लिए, लेकिन इन फसलों की हम बात कर रहे हैं जहाँ अगर डोरमेंसी कैरेक्टर उनमें होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगला है डिटर्मिनेट ग्रोथ। जैसे कुछ फसल हैं, जैसे कॉटन है, पिजन पी है, मूंग है, तो अगर इनमें डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी तो वो कैरेक्टर डिज़ायरेबल है। इसके अलावा डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का, तो उसके अंदर हम कुछ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स प्लांट्स के हमें चाहिए। जैसे प्लांट हाइट है, टिल्डरिंग हैबिट है, इरेक्ट हैबिट है या ग्रोथ हैबिट है। तो जो हमारे जो वीट और राइस की जो ड्वार्फ है तो उनमें तो हमें हाइट कम ही चाहिए, ताकि क्या होगा कि वह लोजिंग रेजिस्टेंस रहेंगी। इसके अलावा वो फर्टिलाइज़र रेस्पॉन्सिव होंगी। लेकिन जैसे कुछ जो फॉरेज क्रॉप्स होती हैं, चारा की जो फसल है, उनमें हमें कैसी क्वालिटीज़ चाहिए, हाई टिल्डरिंग होनी चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचेस होनी चाहिए, टॉलनेस होनी चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग फसल के लिए अलग अलग एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं। वेराइटीज़ फॉर न्यू सीजन्स, हमें ऐसी वेराइटीज़ चाहिए जो नए सीजन्स में भी उग सकें। जैसे मूंग है तो वह समर क्रॉप के रूप में उगाई जा रही है, तो इस प्रकार से वह नए सीज़न में भी उग सके। तो ऐसी वैरायटीज़ तैयार होना हो तो हमें फ़ायदा रहेगा। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि हमें कई जो फसलें होती हैं उनके अंदर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड्स होते हैं खेसान दाल के अंदर, जैसे लिथायरस सेटाइवस कहते हैं। तो चूँकि वह लोअर लिम्स में पैरालिसिस करती है तो इसका रिमूवल होना ज़रूरी है। एक न्यूरोटॉक्सिन है इसमें, BN ऑक्सिलिल एमिन एलेनिन। तो यह जो ऑक्सिल एमिन एलेनिन है, अब इसका रिमूवल होना चाहिए। ऐसे ही इरूसिक एसिड फ्रॉम ब्रेसिका,
जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। इस प्रकार से जो कॉटन के सीड्स के अंदर गोसिपोल होता है, तो अगर इसको हटा दिया जाएगा तो जो कॉटन ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेहतर बन सकेगा। नाउ हम कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 700 BC से। तो सबसे पहले आर्टिफिशियली रूप से यानी कृत्रिम रूप से खजूर के अंदर परागण करवाया गया था एसीरियंस एंड बेबीलोनियंस के द्वारा। एसीरियंस एंड बेबीलोनियंस ने 700 BC में खजूर यानी डेट पाम में आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम परागण करवाया था। इसके बाद पहला जो आर्टिफिशियल इंटरस्पेसिफिक प्लांट हाइब्रिड है वो सबसे पहले थॉमस फेयरचाइल्ड ने 1717 में बनाया, जिसे फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से जाना जाता है। इसको प्राप्त किया गया था बाय क्रॉसिंग डाइएंथस बार्बेटस और डाइएंथस कैरियोफाइलस के क्रॉस के द्वारा। थॉमस एंड्रयू नाइट ने सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया और नई तरह के फ्रूट्स और गार्डन क्रॉप्स उन्होंने प्राप्त किए। तो थॉमस एंड्रयू नाइट ने क्या किया, पहली बार कृत्रिम संकरण का उपयोग किया और नए प्रकार के फलों और उद्यान फसलों के उत्पादन के लिए उन्होंने इस प्रयोग को किया। इसके बाद मेंडल को हम सब जानते हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के जो परिणाम थे उनको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के रूप में प्रकाशित किया था। 1900 में मेंडल लॉ को वापस से रीडिस्कवर्ड किया बाय ह्यूगो डिवरीज, कॉल कॉरेंस एंड इरिक वैन शर्मा के द्वारा। इसके अलावा जॉनसन ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन को डेवलप किया। शल ने 1903 उन्होंने प्रपोज्ड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस जिसे हीटेरोसिस भी कहते हैं, को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, शल ने। उन्होंने ही हाइब्रिड वाइगर के लिए टर्म हीटेरोसिस को यूज़ किया था 1914 में। वेविलोव जो रशियन वैज्ञानिक थे 1926 में उन्होंने 8 मेन सेंटर्स और 3 सब सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए। तो उन्होंने 1926 में फसली पादपों की डाइवर्सिटी के लिए के 8 मेन सेंटर्स और 3 सब सेंटर्स बताए। He also developed concept of parallel series of variation और law of homologous series of variation. स्टैडलर ने सबसे पहले एक्सरे के द्वारा म्यूटेशन करवाया फसली पादपों में। किसके द्वारा, एक्सरे का प्रयोग करते हुए म्यूटेशन किया क्रॉप प्लांट्स के अंदर स्टैडलर के द्वारा। हल ने जो टर्म है रिकरेंट सिलेक्शन एंड ओवर डोमिनेंस, हल ने रिकरेंट सिलेक्शन जो टर्म है इन्होंने कॉइन किया था। इसके अलावा उन्होंने ओवर डोमिनेंस के प्रयोग किए मेज में। नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले वीट के अंदर मल्टी लाइन को सबसे पहले डेवलप किया था। इन्होंने 1964 में हाई यील्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट को डेवलप किया था और उसी के द्वारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन आज हम बात करते हैं, तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन को की जो हरित क्रांति का लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को ही जाता है। इन्होंने ही वीट के अंदर सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ को तैयार किया था, डेवलप किया था। मोनसेंटो फर्स्ट आइडेंटिफाई टर्मिनेटर जीन विच अलाउज जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर 1 जनरेशन ओनली। तो टर्मिनेटर जीन को आइडेंटिफाई किया गया है और जो एक ही जनरेशन में सीड जर्म हो गया, अगर उस फसल के सीड हम लेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में वह जर्मिनेट नहीं होंगे। इसके अलावा ट्रेटर जीन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है विच रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक बैंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। नाउ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। भारत में हम बात करें तो 1900 से भारत में प्लांट ब्रीडिंग के प्रयोग
शुरू हुए हैं, लेकिन शुरुआत में तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे बार्बर, इन्होंने शुगर केन पर प्रयोग किए हैं और होवार्ड्स ने वीट के अंदर प्रयोग किए हैं। इन 1905 द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज डेवलप एस्टेब्लिश्ड इन पूसा, जो बिहार में है, तो वहाँ पर लिया था, लेकिन बाद में इस इंस्टीट्यूट को न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था 1936 में। अब इसका जो नाम है वह है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। In 1929, the Imperial Council of Agriculture Research was established. In 1946, इसका जो नाम था चेंज टू प्रेजेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को अब ICAR के नाम से जाना जाता है। In 1960, the first agricultural university was established at पंतनगर, नैनीताल, यूपी में, उत्तराखंड में है जो तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी वो पंतनगर में शुरू की गई थी। इस प्रकार से कई एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कई स्टेट्स में हमारे देश में शुरू की गई हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंडियन प्लांट ब्रीडर्स, उनका नाम यहाँ जानना ज़रूरी है। पहला है TS वेंकटरमन, जो फेमस है फॉर शुगर केन इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यह एक अग्रणी प्लांट ब्रीडर हैं जिन्होंने शुगर केन पे प्रयोग किए गए हैं और यह डायरेक्टर भी रहे हैं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। ही ट्रांसफर्ड थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल नोबल केन टू नॉर्थ इंडियन केन। तो जो हमारे देश की जो गन्ना था उसमें जो ट्रॉपिकल नोबल केन है, तो दोनों में के संकरण के द्वारा इन्होंने जो शुगर केन तैयार की गई है उस जो हाई यील्ड वैरायटी है और जिसमें सभी जो गुण थे, जो ट्रॉपिकल नोबल शुगर केन में जो गुण थे वह ट्रांसफ़र किए नॉर्थ इंडियन केन के अंदर, दोनों का हाइब्रिड करवाया गया। तो अच्छी यील्ड वाली वैरायटी इन्होंने तैयार की है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नॉबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। क्या कहा जाता है? नॉबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। अगले जो हमारे प्लांट ब्रीडर हैं वह हैं रामधन। इन्होंने वीट के अंदर C591 वैरायटी डेवलप की है और इसी कारण से जो पंजाब को अन्न भंडार बना दिया। इस वैरायटी की वजह से पंजाब को भारत का अन्न भंडार बनाया है। इसके बाद है BP पाल, जो एक फेमस वीट ब्रीडर हैं और उन्होंने ही डिजीज रेजिस्टेंस NP वैरायटीज़ ऑफ वीट तैयार की गई हैं। इसके बाद हम जाते हैं के रमैया, ये एक फेमस राइस ब्रीडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं यह। ही वॉज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक, डेवलप हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ राइस। पुष्कर नाथ फेमस पोटैटो ब्रीडर, बोशी सेन फेमस मेज ब्रीडर, धर्मपाल सिंह फेमस ऑयल सीड ब्रीडर, इसके बाद T पटेल फेमस कॉटन ब्रीडर। नाउ हम आ जाते हैं MS स्वामीनाथन पर। वह भी एक अग्रणी म्यूटेशन ब्रीडर रहे हैं और उन्होंने ही शरबती सोनारा जो वीट में म्यूटेशन के द्वारा तैयार की गई है और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का श्रेय भी इनको जाता है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है यह 1970 की जो दशक में जो उत्पादन में जो तेज़ी आई है भारत में, वह ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही आई थी। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उच्च उपज देने वाली किस्में, बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों का उपयोग, खरपतवार, कीट व रोगजनक नियंत्रण, कई फसल और बेहतर कृषि प्रबंधन की शुरुआत के माध्यम से ही हमें ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हरित क्रांति को हमने प्राप्त किया है। इस प्रकार से MS स्वामीनाथन काफ़ी अग्रणी प्लांट ब्रीडर रहे हैं और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, भारत का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो भी प्लांट ब्रीडिंग पर ही होगा। उसमें हम कुछ प्लांट ब्रीडिंग के अचीवमेंट्स पढ़ेंगे और हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखेंगे जो प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।